आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चल रहे पेपर के एनालिसिस के क्रम में आज 21वें दिन मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कल के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल आपको बोला 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक मामला किसका है, अल्फाबेट का है, ठीक है ना, ऑड मैन का। अब इसमें हमें करना क्या है, हम क्या करते हैं भाई, सीधा सीधा है कि हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए नंबरिंग कितनी है, पी का नंबर होता है 16, यू का नंबर 21 और ये दो को आप 28 भी लिख सकते हैं। टी का नंबर कितना होता है 20, वाई का नंबर कितना होता है 25 और इसका होता है 5 जिसको आप 31 भी लिख सकते हैं। एन का नंबर 14, स्टूडेंट का नंबर 19 और वाई का नंबर 25। एल का नंबर कितना होता है 12, ये होता है 17 और ये होता है 23। देखिए 16 5 21 7 28, 20 5 25 7 32 होना चाहिए, लेकिन ये कितना 31 है। 14 5 19 6 25, ये भी मामला गड़बड़ है। 16 5 21 20 5 25 14 5 19 12 5 17, ठीक है। 17 6 23 19 6 25 25 6 31, मतलब ये वाला मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों, बाकी सब में यहाँ पर डिफरेंस 6 का है, इकलौता ये है जिसमें डिफरेंस कितने का है, 7 का है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या करा, यदि संख्या 1 3 4 7 1 3 7 4 8 5 6 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और सम अंक में 2 घटा दिया जाए। विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और सम में 2 नहीं, विषम में 1 जोड़ दिया जाए। देखिए 1 3 7 4 8 5 और 6, विषम में 1 जोड़ेंगे तो यहां पर 1 जुड़ेगा, यहां पर 1 जुड़ेगा, यहां पर 1 जुड़ेगा, यहां पर 1 जुड़ेगा, ठीक है। मतलब अब ये कहानी हो जाएगी 2 4 और 8 की और ये हो जाएगी 6 की। सम अंक में 2 घटा दिया जाए, मतलब यहां -2 यहां -2 यहां -2, तो ये 2 ये 6 और ये कितना हो जाएगा 4। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा अंक 1 से अधिक बार आया है, तो 1 से अधिक बार आया है 2, 1 से अधिक बार आया है 4 और 1 से अधिक बार आया है 6, ठीक है। इनका सम पूछा है क्या, केवल 8 4 6 8 6 7 दोनों 2 4 तथा 6, ये तीनों के कितने बार आ गए हैं, 2 बार। कब, जब हमने जोड़ने और घटाने का काम कर लिया। सवाल में देखिए, सवाल में आप बोल रहा है श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या, मामला किसका है, नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज का मामला अलग से लिख लीजिए, 44 है, 46 है, 52 है, 70 है और 124 है। अब ये मामला गुणे भाग का तो दिख नहीं रहा, किसका है, जोड़ का। यहाँ कितना दिया है 2, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 52 8 18, यहाँ पर कितना है 54 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। 2 तिहाई 6, 6 तिया 18, 18 तिहाई 54, तो अब 54 में करेंगे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 1 16, 4 2 6, 16 में 12 जोड़ेंगे 28, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 286, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमको बोला कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, प्रतीक बाएं से 15वें स्थान पर, राहुल दाएं से 10वें स्थान पर बैठा। यदि प्रतीक और राहुल के बीच 5 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। ऐसे सवाल में हमेशा एक बात याद रखिए कि 2 निकलते हैं, एक अधिकतम और एक न्यूनतम। तो पहले आप अधिकतम को चेक कीजिए, तो अधिकतम में क्या है, प्रतीक बाएं से 15वां, मतलब 14 लड़के यहाँ पर है, यहाँ पर बैठा हुआ है प्रतीक। राहुल बाएं से 10वां यहाँ बैठा हुआ है राहुल, इसके पहले यहाँ लड़के हैं 9। इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग। तो देखिए 14 15 5 20 1 21 और 9 30, ये तो अधिकतम की बात हो गई। तो अधिकतम 30 दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो फिर हमें न्यूनतम निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में शूज और साइनिंग को 235, साइनिंग स्टार्स रोटेट को 458, मतलब कोडिंग का मामला। कोडिंग में हमारी सबसे फोकस पूछा क्या क्या है, पूछा क्या क्या। कोडिंग में पहला जैसे कोडिंग का सवाल देखिए, आप सीधे पहुंच जाओ कि आपसे पूछ क्या रहा है। क्या पूछ रहा है, आर। आर आया कहां पर है भाई, शूज आर साइनिंग, इस जगह पर आर है, लेकिन मेरे पास शूज एक्स्ट्रा है, साइनिंग एक्स्ट्रा। देखिए साइनिंग यहां पर है, यहां पर है, ये लीजिए, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा। 2 3 5 4 5 8, तो ये तो 5 हो गया साइनिंग के लिए। अभी भी मेरे पास शूज जिंदा है, शूज जिंदा है, स्टार्स आर राउंड, ये तो है नहीं।
आर के लिए 2 और 3 दोनों कोड दिए हुए हैं। अच्छा आर 2 बार तो आया हुआ यार, मैं तो गलत ही बढ़ गया। देखिए यहां देखिए आप, शूज आर शाइनिंग, ठीक है, चलिए शूज आर शाइनिंग, स्टार्स आर राउंड। देखिए 2 3 5 यहां भी आर आया हुआ है और यहां भी आर आया हुआ, तो यहां देखिए 2 3 5 है, यहां देखिए 8 2 9 है, दोनों में कॉमन क्या है 2, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहां पर हटाने की जरूरत नहीं थी, यहां पर पहले ही आपको दे दिया था दोनों बार, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये रहा, एक आदमी उत्तर दिशा में x + 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, बाएं नहीं दाएं मुड़ता है, ठीक है। 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 50 किलोमीटर चलता है, प्रारंभिक बिंदु से 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, तो x का मान क्या होगा? पर यह सवाल कहा जाएगा, अगर थोड़ा सा कठिन हो तो और मजा आ जाएगा। देखिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमारा तरीका क्या रहता है भाई, हम तो लाइन वाइन खींचते नहीं है, तो यहां पर मामला क्या है, ये है राइट का और ये मामला है लेफ्ट का। अब आप देखिए सवाल में चला कैसे कैसे, उत्तर में गया है, कितना गया है वो x + 10, फिर कहाँ गया हुआ है दाएं मुड़ा है, तो नॉर्थ से दाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा ईस्ट में, और ईस्ट में कितना गया है 20, फिर दाएं मुड़ा ईस्ट के बाद कहाँ पहुंच जाएगा साउथ में, और साउथ में कितना गया है 50। अब वह प्रारंभिक बिंदु से 20 किलोमीटर, और इस पूरे का जो रिजल्ट है वो है ईस्ट का 20, ठीक है। ये सवाल है, ईस्ट का 20 तो मेरे पास आया हुआ है, मतलब ये भर जिंदा रहे ये दोनों खत्म हो जाए, सवाल ये कह रहा है, ठीक है। अब आप देखो नॉर्थ और साउथ ये देख क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे से कट सकते हैं अगर ये दूरियां क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब अगर x + 10 भी किसके बराबर हो जाए 50 के बराबर हो जाए, तो यहां से आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 मीटर, ठीक है। यही आपके सवाल का जवाब है। अगर मैं इसको 40 कर दूं तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 50, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये जिंदा बच जाएगा, ये जिंदा बच जाएगा, और यही मेरा उत्तर है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोला 7 व्यक्ति है A B C D E F और G, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर 7 आदमी है, ये लीजिए भैया 7 बना दिया, सीधी लाइन में ही बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर क्या रहता है लेफ्ट बाया, इधर क्या रहता है राइट दाया, कब अगर आदमी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। सवाल में आपको कह रहा है डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति है, केवल 2 व्यक्ति है, मतलब तीसरा डी खुद है, ठीक है, तो दाएं से तीसरा डी है, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है सी के बाएं केवल 2 व्यक्ति है, मतलब बाएं से सी तीसरा हो जाएगा, क्योंकि इसके इधर 2 आदमी चाहिए, इसके इधर भी 2 आदमी चाहिए, हो गया। डी और जी के बीच 2 आदमी, अब आप देखो अगर मैं इधर जी को बैठा लूंगा तो एक ही आदमी आएगा, तो जी को इधर बैठाना पड़ेगा, तो डी के बाद ये 2 आदमी और यहाँ क्या होना जाएगा जी, ठीक है। सी और ए के बीच 3 आदमी, अब देखिए इस तरफ तो ई आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो 2 ही जगह है, तो 3 आदमी, तो 1 2 3 मतलब ई पहुंच गया इस जगह। सी और ई के बीच 3 आदमी, ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी ए या ना तो यहां बैठ सकता ना तो यहां बैठ सकता, तो ए कहां बैठ जाएगा इस जगह पर, ठीक है ना। ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी डी के दाएं बैठा है, बी कहां बैठ जाएगा इस जगह पर, बचा कौन है एफ, तो एफ कहां बैठ जाएगा इस जगह पर। लग गया हमारा सवाल। अब आपसे पूछ क्या रहा है ई के ठीक बाएं कौन है, ई के ठीक बाएं बैठा हुआ है बी, कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलें हैं, सबसे निचली मंजिल को 6 नंबर, देखिए यहां मामला उल्टा है, निचली को 6 और ऊपर वाली को 1, ठीक है, बना लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 और ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये, ठीक है, ये बन गया। अब आपको बोल रहा है, इसको मैं कलर बदल लेता हूं, थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। बी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 3 पर नहीं, 3 पर नहीं तो विषम वाली 1 है 3 है 5 है, 3 पर नहीं रहता, मतलब बी या तो इस जगह पर रहेगा और बी या तो इस जगह पर रहेगा, ठीक है। ना तो डी और ना ही ई सबसे निचली मंजिल, अभी इसका यूज नहीं है। ए एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और डी के ठीक ऊपर रहता है, सी 5 नंबर की मंजिल पर रहता है। सी को अगर मैं यहां बैठा दूंगा, सी को अगर मैं यहां बैठा दूंगा तो बी के लिए तो 2 ही पोजीशन थी, तो अगर बी यहां नहीं बैठेगा तो फिर बी कहां बैठ जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक है।
अब क्या बोला है, सी 5 नंबर की मंजिल पर रहता है, ए एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और डी के ठीक ऊपर। ए भी विषम संख्या वाली मंजिल पर है, तो अब विषम संख्या वाली 1 और 5 तो भरी गई। अब बची कौन सी, 3 बची। तो ए कहाँ रह रहा है, ए विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और डी के ठीक ऊपर रहता है, ये भी बन गया। और डी और ई सबसे निचली मंजिल पर नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डी तो निचली मंजिल पर है नहीं, ई भी निचली मंजिल पर नहीं हो सकता, ना तो डी और ना ही ई सबसे निचली मंजिल पर रहता है। एक लाइन छूट रही है कोई, अपन ने छोड़ा था ना एक ठो, बी एक विषम लेकिन 3 नंबर, ना तो डी और ना ही ई सबसे, ए एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और डी के ठीक ऊपर रहता है, सी 5 नंबर वाली मंजिल पर रहता है। एक लाइन कौन सी छूट गई, ओ हो, अपन ने पूरा मामला ही उल्टा कर दिया है, पूरी गलती ही हो गई है। ये था 6 5 4 3 2 और 1, ये थी कहानी। अपन ने पूरा मामला क्या कर दिया है, उल्टा। चलिए भाई मिटा लेते हैं, ये था मामला, अपन ने पूरा मामला उल्टा कर दिया। चलिए सॉरी, चलिए अब दोबारा से सवाल को करना पड़ेगा। बी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता तो बी या तो यहाँ पे रहेगा या तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन 3 पर नहीं, 3 पर नहीं, तो बी या तो यहाँ पे रहेगा और या तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आगे एक जानकारी और दी गई थी, 5 नंबर पर, सी 5 नंबर पर रहता है, सी यहाँ आ जाएगा तो बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ये हो गया सी और बी, ठीक है। ए एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है तो अब 1 में रह नहीं सकता, 5 में रह नहीं सकता, तो ए कहाँ रहेगा, यहाँ पर, और डी के ठीक ऊपर रहता है तो डी कहाँ रहेगा, यहाँ पर, ठीक है। डी और ई सबसे नीचे आ नहीं सकते तो ई कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। अब एक आदमी और बचा है, ए बी सी डी ई, एफ बचा हुआ तो एफ आ जाएगा यहाँ पर। लग गया आपका सवाल। अब आपसे पूछ क्या रहा है, 2 नंबर की मंजिल पे कौन रहता है, 2 नंबर मंजिल पे रहता है ई। ई दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए क्या बोल रहा है सवाल भाई। सवाल आपको बोला है, सूर्य ने मैराथन में भाग लिया, प्रारंभिक बिंदु से वह पश्चिम के। फिर से मामला किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। यहां मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहला काम ये देखिए कि पूछ क्या रहा है। अगर केवल दिशा पूछी जा रही है तो दूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। हाँ, दिशा अगर किसी के सम्मुख पूछी जा रही है कि इससे कौन सी दिशा में होगा, तब आपको दिशा निकालनी पड़ेगी। यहां पर आप देखिए सवाल में बोल रहा है वर्तमान स्थिति से अब उसे कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, मतलब दूरी निकालनी पड़ेगी। और अगर दूरी निकालनी है तो भैया हमारा तरीका तो यही है, ये कौन सा हो जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अब आपको सवाल क्या बोल रहा है, प्रारंभिक बिंदु से पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है भाई, ये 11 दौड़ गया। दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा तो वेस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में। और कितना दौड़ गया, 12 किलोमीटर, ये 12 भी दौड़ा दिए। फिर से दाएं मुड़ा और 11 दौड़ा, फिर से दाएं मुड़ेगा तो नेक्स्ट के बाद ईस्ट, और कितना दौड़ा है, फिर से दाएं मुड़ा और 11 दौड़ गया, 11 दौड़ गया, 11 12 11, फिर से दाएं मुड़ा और 9, ईस्ट के बाद दाएं मुड़ेगा वेस्ट में पहुंच जाएगा, और कितना दौड़ा, 9। मैराथन पूरी अपनी वर्तमान स्थिति से प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के, अब इसको यहां से यहां जाना, हमारा जो उत्तर निकलेगा वो यहां से यहां का निकलेगा। उल्टा जाना है तो दूरी वही रहेगी, दिशा बदल जाएगी, और आपसे केवल दूरी पूछी गई है, ठीक है, तो कोई मतलब भी नहीं। देखिए ईस्ट और वेस्ट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट है, ठीक है ना। दूरी के मामले में बात ध्यान रखनी है, अगर दिशाएं समान है तो दूरी जुड़ती है, दिशाएं विपरीत है तो दूरी घटती है, ठीक है ना। नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ है क्या मामला, प्रारंभिक बिंदु से पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर दौड़ा, दाएं मुड़ा, नॉर्थ पहुंच गया, 12 किलोमीटर दौड़ा, फिर दाएं मुड़ा, ईस्ट पहुंच गया, तो साउथ है ना, दाएं ही तो मुड़ रहा था, 11 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ा 9 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ और साउथ ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है तो फिर ये भी घटेंगे, ये भी घटेंगे, तो मेरे पास बचेगा क्या, नॉर्थ का 3। अब चूंकि यहां से यहां जाना था तो मेरा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ का 3। अब आपसे दिशा तो पूछ नहीं रहा, दूरी पूछ रहा है, दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। लग गया सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 3 है परंतु ठीक पहले 9 नहीं है, मतलब मेरे को 73 चाहिए लेकिन 973 नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए
73 चाहिए, 7 है जिनके ठीक बाद 3 है, 73 चाहिए। यहाँ 73 तो है नहीं, ये 73 है और नहीं है 9, ये हो गया मामला। यहाँ 73 है, ये 9 है, तो ये वाला तो होगा नहीं, होगा नहीं। 73 है 9 नहीं है, 73 है 9 नहीं है, 73 है 9 है, ये नहीं होगा। लास्ट में 83 है। टोटल कितने दिख रहे हैं मुझे? 1 2 और 3, ठीक है ना। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है? 6 सदस्यों के परिवार में सिद्धार्थ मनीषा का पति है। मामला किसका है? मामला है ब्लड रिलेशनशिप का, मगर कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का नहीं है, सीधा सीधा मामला दिया हुआ है। तो सीधा सीधा मामला दिया हुआ है तो क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले हम सीधा सीधा बनाते चले जाते हैं। सिद्धार्थ मनीषा का पति है, ये हो गया सिद्धार्थ, ये हो गई मनीषा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है जिसमें ये पति है और ये पत्नी। मनीषा 2 पुत्रों समित और सुदेश की माता है। इनके 2 बच्चे हैं, एक है समित और एक है सुदेश, ठीक है। चलिए बीच में रख लेते हैं ताकि दोनों का दिखे। एक है समित और एक है सदेश, ये हो गया। दोनों लड़के हैं, दोनों लड़के हैं, ठीक है। फिर आपको बोला वंदना सिद्धार्थ की पुत्र वधू है, ठीक है। नमिता समित की पुत्री है। समित की पुत्री कौन है? नमिता। नमिता नमिता इसकी पुत्री है, ठीक है ना। लेकिन वंदना की पुत्री नहीं है। मतलब देखिए, वंदना जो है, एक जानकारी यहां पे बीच में दी गई थी, वंदना सिद्धार्थ की पुत्र वधू है। मतलब इन दोनों में से किसी एक की शादी तो वंदना से हुई है। अगर समित के साथ उसकी शादी हुई होती तो ये जो लड़की है ये वंदना की भी तो पुत्री होती। लेकिन सवाल में बोल दिया समित की पुत्री है लेकिन वंदना की नहीं है। मतलब वंदना की शादी इसके साथ तो नहीं हुई। तो अगर इसके साथ नहीं हुई है मतलब वंदना की शादी किसके साथ होगी? इसके साथ। यहां पर है वंदना, ठीक है ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है? वंदना सुदेश से किस प्रकार संबंधित है? तो वंदना सुदेश से किस प्रकार संबंधित है? वंदना सुदेश की पत्नी है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि एक अर्थ है धन, ठीक है। चलिए सवाल लिखा हुआ, पहले इसी को लिख लेते हैं। देखिए 80 है, 12 है, 5 है, 27 है और 9, ठीक है। बी, बी का अर्थ है ऋण, हो गया। सी, सी का अर्थ है गुणा, हो गया। ए का अर्थ है धन, हो गया। डी, डी का अर्थ है भागे, हो गया। अब सबसे पहले तो ये दोनों ही हल होंगे। 27 में 9 का भाग 3, 12 में 5 का गुणा 60। अब जो जो लगा हुआ वो कर दीजिए, ये हो जाएगा। 80 में 60 घटेगा 20 और 3 जुड़ जाएगा, उत्तर कितना आएगा? 23 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, 6 मित्र एक व्रत में, व्रत का मामला है। व्रत का मामला है तो सबसे पहले लाइन है 2 4 और 6 है, तो ऐसी। यहां मामला किसका रहता है? लेफ्ट का। और यहां पे ऐसे घूमेंगे तो क्या रहता है? राइट। शुरुआत हमेशा यहां से, ठीक है। अब आप देखिए बोल रहा है दीपीप, प्रदीप और पवन के बीच में। अभी मैं इसको नहीं लूंगा। दीपीप प्रदीप के ठीक बाएं, मतलब जो दीपीप है वो प्रदीप के ठीक बाएं, बाएं है मतलब इसी तरफ बैठेगा। प्रीति महेश और लोकेश के बीच में। प्रदीप और महेश एक दूसरे के सम्मुख है। देखिए प्रदीप है, प्रदीप के सम्मुख महेश है, मतलब महेश यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। प्रीति महेश और लोकेश के बीच में है। अब आप खुद सोचो, महेश और लोकेश के बीच में अगर प्रीति है, ये प्रदीप है, यहाँ पे ये प्रदीप है, प्रीति आ रहा मतलब ये हो जाएगा, ये प्रदीप है, ये जाने रहिए। प्रदीप और महेश, अगर प्रीति महेश और लोकेश के बीच में तब तो लोकेश को यहां बैठाना चाहिए, तो यहां तो ये बैठ नहीं सकता। महेश और लोकेश के बीच में कौन बैठी हुई है? प्रीति, ये बैठी हुई है प्रीति, ठीक है। प्रीति महेश और लोकेश के बीच में एक ही जगह खाली बची है। पवन के ठीक बाएं कौन है? अगला आदमी कौन है? पवन। क्या बात है, पी वाले कई हो गए, प्रदीप हो गया, पवन हो गया और प्रीति हो गई। अब क्या पूछ रहा है? पवन के ठीक बाएं कौन है? तो पवन के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? महेश, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, फिर से मामला किसका है? अल्फाबेट की कोडिंग का। देखिए सी डी, देखिए सी 3, डी का 4, एच 8, जे का 10, आई 9, एल का 12, के 11 और पी का 16। देखिए 3 से 4, 8 से 10, 9 से 12, 11 से 16। मतलब यहां पर कितना किया है? +1, फिर +2 और फिर +3 और फिर +5। यही तो कहानी है, यही कहानी आप यहां कर दीजिए। देखिए जे का नंबर कितना है? 10, तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। और 11 किसका होता है? के का। के है क्या किसी में? तीनों में है, खैर छोड़ दीजिए।
अगला वाला कितना है एल, एल कितना है 12, 12 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 14, और 14 किसका होता है एन का, तो के एन। अच्छा ये तो सभी में है यार, आई भी सभी में है, मतलब लास्ट वाले को देखना है, इस वाले को देखना है। लास्ट वाला कितना है 5, 5 में जोड़ेंगे 5 तो हो कितना जाएगा 10, और 10 किसका होता है जे का, मतलब लास्ट में जे होना चाहिए, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। फिर से मामला अगला पद है, तो अब अगला पद है क्योंकि बढ़ते जाना है। ठीक है, तो देखिए ओ का नंबर कितना होता है 15, फिर कितना दिया है 17, स्टूडेंट 19, यूवी 21, तो अगला वाला हो जाएगा 23। 23 किसका होता है डब्लू का, डब्लू का। ये दोनों तो हो नहीं सकते। वी, वी का नंबर कितना होता है 22, 21, 19, टीचर है भाई 20, और फिर 20 के बाद कितना है 19, तो अगला वाला क्या हो जाएगा 18, और 18 किसका होता है आर का। मेरा उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू आर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देखिए जरा सा। निम्नलिखित में से चार, फिर वही वाली कहानी है, 4 अक्षर समूह वाली। अब आप इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए टी का कितना होता है 20, 19 और ये 17, जे का 10, 8 और ये 7, पी का 16, 14 और 13, एक्स का 24, 22 और 21। यहां देखिए 1 2 2 2, एक यहीं पर है, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 10 में से 2 गया 8, 16 में 2 गया 14, 24 में 2 गया 22, लेकिन यहाँ 20 में 1 जाएगा तब 19 आएगा, यहाँ 18 होना चाहिए था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए देखिए 5 वस्तुएं के एल पी आर और टी को एक के ऊपर एक रखा जाता है, मतलब 5 वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 वस्तुएं हैं। ठीक है भाई, अब आपको बोल क्या रहा है के टी के ऊपर और आर के ठीक नीचे है, के टी के ऊपर और आर के ठीक नीचे, चूंकि जगह फिक्स नहीं इसलिए हम अलग से लिख रहे हैं। एल पी के ठीक ऊपर, एल पी के ठीक ऊपर और टी के ठीक नीचे। अब आप देखो ये दोनों तो कॉमन है, बस इसी को आप मिला दीजिए, तो अब कहानी क्या बन जाएगी आर के टी एल पी। लग गया सवाल। नीचे से दूसरे स्थान पर, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है एल, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टोक्यो जापान, टोक्यो जापान की क्या है राजधानी है। ठीक है ना, तो जो रिश्ता टोक्यो का जापान के साथ है, तो वियना किसकी राजधानी ऑस्ट्रिया की। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। सीरीज का मामला है, देखिए क्या दिया हुआ है भाई 23, 32, 14, 41, अलट पलट रहा क्या 5, 50, समझ में नहीं आ रहा। अगला वाला क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां अंतर कितने का है 9 का, यहाँ पे कितने का 18 का, फिर यहाँ पे ये +9 है नहीं, हाँ, और ये -18 है, फिर ये वाला कितने का है 14, 27 का। ठीक है, +27 हो गया। ठीक है, ये कितना है -36 हो गया, तो अगला वाला कितना हो जाएगा +45, 9 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 चौके 36, 9 पना 45, तो अगला वाला कितना हो जाएगा 9 छक्का 54 माइनस में, तो 50 से -54 करेंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 4। ये उत्तर होगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। लग गया सवाल। 9 9 ये भी हो सकता, देखिए ये 9 ये 9, तो अगला वाला भी 9, 23 में 9 घटाया 14, 14 में 9 घटाया 5, 5 में 9 घटाओगे ऋण 4। ये भी एक तरीका था। अपन चूंकि इस लाइन से आगे बढ़ चुके थे तो उसी लाइन से हमने उत्तर बता दिया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए क्या बोल रहा है सवाल, ये रहा सवाल किसका है, वही सीरीज वाला। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद प्रतीक आते हैं, मतलब दो ही की बोल रहा है, संख्या होनी चाहिए और प्रतीक होना चाहिए। पहले के बारे में चर्चा नहीं है, संख्या और प्रतीक। चलिए संख्या प्रतीक नहीं है, संख्या प्रतीक एक तो ये है, संख्या प्रतीक एक ये है, संख्या प्रतीक एक ये है, ये तो नहीं है, संख्या प्रतीक एक ये है, संख्या प्रतीक एक ये है। कितने 1 2 3 4 और 5।
ठीक है, कितने दिख रहे हैं मुझे? 4 और 5। 5 तो सही है ना? देखिए 1 2 3, ये क्या बटा क्या है ये? अगर इसको भी प्रतीक मानेंगे तो 5, लेकिन ये तो प्रतीक जैसा लग भी नहीं रहा। ये इतना तो ठीक है, ये वाला भी 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 ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये बटा जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। फिलहाल इसका उत्तर 4 कर लीजिए, ठीक है ना। अब दिक्कत ये है कि 4 और 5 दोनों है, तो इसका उत्तर तो फिलहाल 4 है, क्योंकि ये क्लियर कट प्रतीक नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोला 7 बक्से ABCDEFGH एक दूसरे के ऊपर रखे गए, लेकिन एक ही क्रम में नहीं। मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है भाई, चलिए 7 बन गए। अब आपसे क्या क्या कह रहा है? C और D के बीच 2 बक्से हैं। चलिए नंबरिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी अभी, शायद किसी में दिया हुआ हो। FA के ठीक नीचे, GB के ठीक ऊपर है, B ऊपर से तीसरा बॉक्स है। 1 2 3, ठीक है ना। तो जो जगह फिक्स है सबसे पहले मैं उसी को लूंगा। B ऊपर से तीसरा बॉक्स है, GB के ठीक ऊपर है, तो G यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ये दोनों जानकारियां तो आप ले चुके। D और E के बीच 2 बक्स है, D को E के ऊपर रखा गया है, D को E के ऊपर रखा गया है, और इनके बीच में 2 बॉक्स है। ठीक है, C और D के बीच भी 2 बक्स है, C को D के ऊपर रखा गया है, C को D के ऊपर रखा गया है, और इनके बीच में भी 2 बक्से हैं। ठीक है, ये वाली जानकारी भी हो गई। ये वाली FA के ठीक नीचे है, FA के ठीक नीचे है। ठीक है, E और A के बीच एक बॉक्स है, E और A के बीच केवल एक बॉक्स है। कौन ऊपर कौन नीचे पता नहीं, इसलिए ये ऐसे बन जाए। चलिए, अब अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं, ये डी 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 के ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो यही 7 हो गए, ये तो यही 7 हो गए। ई के बारे में कुछ और बोल रहा क्या? ई के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। मैं एक काम करता हूं, डी को लेता हूं टॉप पर, 2 छोड़ करके ले लेता हूं किसको? अच्छा, लेकिन डी के ऊपर तो सी आएगा ना, इसको लेते हैं सी, 2 छोड़ करके डी, फिर 2 छोड़ करके ई, और इन दोनों के बीच में इसको रख देते हैं ए और एफ। ए और ई के बीच, ए और ई के बीच एक बॉक्स, फिट हो गया मामला। देखिए यहां पर क्या था, अगर मैं यहां से शुरू करता डी से, तो डी ई, लेकिन फिर सी को ऊपर रखना पड़ जाता, तो बन नहीं रहा था। तो यहां से शुरू किया, देखिए ऐसा ऐसा ये मामला दिख भी रहा है। सी है, फिर 2 है, फिर डी है, फिर 2 है, फिर ई है, फिर 1 है, और फिर ए। ये कहानी है। अब ये 2 जगह तो ये भर गई जीबी से, 2 जानकारी आपको ये ए एफ की दी ही गई थी, और ए और ई के बीच में जो है, ए और ई के बीच में 2 तो है ही है, ये वाली जानकारी आप हटा दीजिए, ये हट गया। अब आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, बन गया सवाल। आपसे पूछा क्या है, ई के ठीक ऊपर कौन सा है? ई के ऊपर है एफ, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है? 5 मित्र PBCGH कहां बैठे हुए हैं? चारों ओर वृत्ताकार में। 5 है तो 2 4 5, शुरुआत यहां से। ये किसके लिए है? लेफ्ट बाएं के लिए। ये किसके लिए है? राइट दाएं के लिए। आपसे बोल के रहा बी सी के निकटवर्ती बाएं बैठा है। चलिए पोजीशन दे दिया तो शुरू कर देते हैं। बी सी के बाएं बैठा हुआ है, जी और एच सी के निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। ठीक है, मतलब जी और एच यहां तो नहीं आएंगे एटलीस्ट। एच पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, एच पी के दाएं, एच पी के दाएं, तो यहां तो बैठेगा नहीं, दाएं इधर हो जाएगा, तो एच पी के दाएं यहीं पर हो सकता, बस एच पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब एक ही आदमी बचा और एक ही जगह बची, जी आ गया। पी के निकटवर्ती बाएं कौन है? तो पी के निकटवर्ती बाएं कौन है? सी, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये लीजिए, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का मामला। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो कोड लिखना है। तो देखिए कोड क्या क्या दिया हुआ है भाई, एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या होता है? पति। फिर है हैज, हैज का मतलब क्या होता है? माता। फिर है एंड, एंड का मतलब क्या होता है? पुत्री।
फिर है डॉलर, और डॉलर का मतलब क्या होता है भाई। चलिए अब बनाते हैं एम एंड एन। एंड का मतलब पुत्री, मतलब एम एन की पुत्री है, ठीक है भाई। फिर एन एट द रेट ओ, एन ओ का पति है। ध्यान दीजिएगा, अगर पति है मतलब एम इन दोनों की पुत्री हो जाएगी। चलिए एम को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, तो ज्यादा ही नजदीक हो गई है। एम एंड था मतलब ये पुत्री थी, ये तो क्लियर था, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, एन एट द रेट ओ, ओ आ गया। ओ हैज पी, ओ पी की माता है। अगर ये पी की माता है मतलब ये दोनों तो भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन कुछ तो हो गए। ओ हैज पी, पी डॉलर क्यू, ठीक है ना, पी क्यू का भाई है। तो अब आप देखिए ये तीनों इनके बच्चे हैं, जिसमें से ये लड़की है ये लड़का है, इसके बारे में पता नहीं। अब आपसे पूछ रहा है पी यम से किस प्रकार संबंधित है, तो पी यम का क्या दिख रहा है भाई, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए सवाल में बोल रहा। अच्छा ये दूसरे टाइप की कोडिंग है, देखिए एंड का कोड ये है, 5 का कोड ये है, 9 का कोड ये है इसका ये है, 6 का ये है, इसका ये है, इसका ये कहानी। अब निकालना हमें इसका है। अब इसकी शर्तें क्या क्या है, पहला तत्व और अंतिम तत्व सम हो, ठीक है। पहला तत्व और अंतिम तत्व सम हो, ये हमारे में लागू नहीं है। दूसरा सम हो, पांचवा प्रतीक हो, दूसरा सम हो, ये भी हमारे ऊपर लागू नहीं है। चौथा और छठा तत्व प्रतीक हो, 1 2 3 4, चौथा पांचवा छठा, ये हमारे ऊपर लागू है। तो इन दोनों का कूट यन कर दिया जाएगा। मतलब देखिए 1 2 3 3 4, मतलब इस परसेंट का कूट भी क्या हो जाएगा एन, और फिर 9 छोड़ के हैच का कूट भी क्या हो जाएगा एन। ये आप देख लीजिए, बस ये आप देख लीजिए, एन चौथी जगह पर भी एन और छठवीं जगह पर भी एन। 1 2 3 4 एन 5 6 एन, ठीक है। 1 2 3 4 एन 5 6 एन, इसमें भी 1 2 3 4 ये वाले में नहीं है, 1 2 3 4 इस वाले में नहीं, ठीक है। अब ये दोनों आ गए। अब इन दोनों में हमें केवल अगर मैं एम और ए को पकड़ लूं तो मेरा काम हो जाएगा, एम और ए। अब देखिए इन दोनों का कूट एन कर दिया गया, मतलब बाकी तो कोई चेंज हो नहीं रहा। तो अब आपको केवल ये देखना है कि 8 का कोड क्या है। तो 8 का कोड 8 का कोड 8 का कोड क्या है ए। ए मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये वाला भी गलत है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए, सबसे पहले आप देखिए शर्त, किस शर्त पे हमारा वाला मामला लागू, सबसे पहले हम उसी को हल करेंगे, ठीक है ना। फिर अगर हमारे पास अगर वहीं से हमें उत्तर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो आप देखिए कि जो 2 या 3 हमारे उसमें आ गए हैं, एक तो कट ही जाएगा, 2 या 3 हमारे फेवर वाले हैं, मतलब जो उत्तर हो सकते हैं उनमें डिफरेंस कहां पर है, जो डिफरेंस है केवल आप उसको पकड़ लीजिए, पूरे सवाल को हल करने की जरूरत नहीं। अब आप ये मत करने लग जाना कि 8 5 एंड परसेंट का कोड हो गया 9, हैच का हो गया 6 9, इनका आप कोड लिखते जाओ। इनका आप कोड लिखोगे टाइम को किल कर दोगे। ऐसे सवाल करने का तरीका केवल यही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका मामला है सिलॉक्स। सिलॉक्स में मैंने आप लोगों को बताई थी 3 चीजें। पहला कथन कैसा है, दूसरा निष्कर्ष एक से निकला है कि एक से ज्यादा से निकला है, एक से ज्यादा से तो मध्य पद, और मध्य पद की वैल्यू 100, और तीसरा पदों का मान, ठीक है। देखिए शुरुआत पदों के बाद से, देखिए बेट के पहले कुछ लगा है मतलब 50, कुर्सी के बाद है लगा है मतलब 50, बेट के पहले सभी लगा है 100, बकरियों के बाद है लगा है 50, कुर्सियों के पहले सभी लगा है 100, और टी शर्ट के बाद है लगा है 50, ठीक है। यहां से क्या है बैट और कुर्सी, कुर्सी ये वाला है, कुर्सी कुर्सी ये वाला है। अब देखिए दोनों ही वैलिड है, क्योंकि दोनों में जो है बेट की वैल्यू एक जगह 100 है और कुर्सी की वैल्यू भी एक जगह 100 है। मतलब टी शर्ट और बकरी के बीच में भी रिलेशनशिप बन सकता है, बकरी और कुर्सी के बीच में भी रिलेशनशिप बन सकता है, टी शर्ट और बैट के बीच में भी रिलेशन बन सकता है, मतलब सभी जगह रिलेशन बन सकते हैं। अब देखिए कुछ बकरियां टी शर्ट है, ठीक है, बकरी और टी शर्ट की बात हो रही है, मतलब बकरी से टी शर्ट जाने के लिए पहले हमें बैट को हटाना पड़ेगा, फिर कुर्सी को हटाना पड़ेगा। दोनों ही मिडिल टर्म वैलिड है, सभी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक बिल्कुल सही है। बकरी की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, टी शर्ट की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, सही होगा। सभी बेट टी शर्ट है। अब बेट और टी शर्ट की बात है, देखिए बेट और टी शर्ट इनकी बात हो रही है, बेट और टी शर्ट, बेट और टी शर्ट। अब बेट और टी शर्ट है तो बकरी भी हटानी पड़ेगी, कुर्सी भी हटानी पड़ेगी, लेकिन बेट और टी शर्ट के लिए भाई सीधी सी बात है कि बेट और टी शर्ट तो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, देखो बेट है, बकरी तो है ही नहीं ना मिडिल टर्म, बकरियां कहाँ है, बकरी गिनती करिए क्या मिडिल टर्म,
तो बेट के साथ बकरी आनी चाहिए, तो वो तो है ही नहीं, मतलब ये वाला मामला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कुर्सी और बकरी, कुर्सी और बकरी, ये कुर्सी है ये बकरी है, बेट को हटाना है हट जाएगा। ठीक है, कुर्सी और बकरी की वैल्यू कितनी है, दोनों की 50 है, इसकी भी 50 है, इसकी भी 50 है, यहां भी वही है। मतलब मेरा उत्तर है 1 और 3 दोनों दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा, फिर से मामला ये इसका, ये अच्छी बात हुई कि दोनों से लॉग से एक साथ कर दिया। ठीक है, चलिए, कार के पहले सभी 100, बाल के बाद है 50, पेन के पहले कोई 100, बॉल के बाद नहीं 100, दोनों में मिडिल टर्म बॉल वैलिड है। बस ध्यान ये रखना कि एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक। ठीक है, कुछ बॉल कार है, बाल और कार के बीच में ये बना रहा है, नहीं बनेगा क्योंकि एक नकारात्मक है एक सकारात्मक है, नकारात्मक होना चाहिए, गलत। कोई कार पेन नहीं है, कार और पेन के बीच में बना रहा है, कोई कार पेन नहीं है। अच्छा, कुछ बॉल कार है, अरे यार ये तो इससे बना रहा था, बॉल और कार, सकारात्मक सकारात्मक, बॉल की वैल्यू 50, यहां भी 50, सही हो जाएगा। कोई कार पेन नहीं है, कार और पेन के बीच में बना रहा है, बॉल है वैलिड है। कार की वैल्यू यहाँ 100, यहाँ भी कितनी है 100, पेन की वैल्यू यहाँ 100 और यहाँ भी कितनी है 100। मेरा मतलब मेरा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि दोनों 1 और 2 सही है। या तो 1 या तो 2 तब सही माना जाता है जब दोनों ही निष्कर्ष गलत हो, एक सकारात्मक हो और दूसरा नकारात्मक हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। फिर से कोडिंग का मामला है, कोडिंग का मामला है तो कोडिंग कर लेते हैं। देखिए 5 है, इधर 8 है, ठीक है, 15 है, इधर 18 है, 3 का अंतर दिख रहा है, 13 है, 16 है, सभी में 3 का अंतर है, 14 है और ये 17 है। ठीक है, y का नंबर कितना होता है 25, ये अलग अलग है ना, यहाँ हो जाएगा 28, 28 को आप 2 भी लिख सकते हैं और 2 का मतलब क्या हो जाएगा b, b, ये वाला गलत ये वाला गलत, इन दोनों में w सेम है, q भी। इसको बदल लेते हैं तीसरे वाले को, तीसरा वाला क्या है p, p का नंबर कितना होता है, ओ सॉरी r है 18, 13 से 16 हुआ तो 18 से कितना हो जाएगा 21। ठीक है, और 21 किसका नंबर है u का। ठीक है, मतलब b के बाद तीसरा u होना चाहिए, b के बाद यहाँ तीसरा भी है, ये गलत। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। 30 गुणे 6 क्या बदलना है, बदलना है। अगर बदलना है तो सबसे पहला फोकस भाग पर। अब अगर भाग के साथ गुणा भी है तो फिर गुणे को भी देख लेते हैं और फिर आपको किसको देखना है, वैल्यू। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये तो कट रहा है, 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, मतलब ये तो 12 आएगा, तो 12 + 7 + 40 मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 40, 52 और 7 59, यहाँ दिया कितना है 50। ठीक है, मतलब मेरे को अपना मान घटाना है और मान अगर घटाना है तो तरीके दो ही है, या तो भाग में हर वाले को बड़ा करो और या तो गुणे वाले में दोनों में से किसी को कम करो। ठीक है, चलिए देखते हैं। 15 और 40, 15 और 40, अगर मैं 40 को यहाँ लेकर के आ जाऊंगा तो भैया कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, यहाँ तो 2 एक ही बार है और 40 में 2 बार है। कैसे 15 और 30, 15 को मैं यहाँ लेके चला जाऊँ, 30 को यहाँ लेके जाऊँ तो ये 3 हो जाएगा। देखिए अगर 15 यहाँ गया 30 यहाँ गया तो अभी जो ये 6 दूनी 12 आ रहा था, 30 जब इधर चला जाएगा तो 15 दूनी 30, 2 त्याई 6, 3 आ जाएगा, 3 7 3 10, 10 और 40 50, यही मेरा उत्तर। 6 और 30 में देखो आप, 6 और 30 को चेंज करोगे कोई फर्क आना है क्या, कोई मतलब ही नहीं। 40 और 50 है, अच्छा 40 और 50, 40 और 50 यहां ले जाओगे भैया, इसका उत्तर 50 थोड़ी ना है 59। ठीक है, अब आप देखो इसको चेंज करके देखिए 30 था, इसकी जगह 15 कर दिया, 15 गुणे 6 बटे 30, तो ये मामला कितना हो जाएगा 2 त्याई 6, मतलब यहाँ जो 12 है ये 3 हो जाएगा, 3 7 और 40, दिख रहा है मुझे कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, मतलब मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लेते हैं। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या है, मतलब प्रतीक चाहिए और प्रतीक के बाद संख्या चाहिए, तीसरी कोई शर्त नहीं है। प्रतीक के बाद संख्या नहीं है, प्रतीक के बाद संख्या एक ये है, प्रतीक के बाद संख्या, प्रतीक के बाद संख्या नहीं, एक ये है, प्रतीक के बाद संख्या एक ये है, प्रतीक के बाद संख्या ये है, प्रतीक के बाद संख्या एक ये है, प्रतीक के बाद संख्या एक ये है, प्रतीक के बाद संख्या एक ये, कई सारे हो गए यार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिख रहे हैं मुझे, 7 दिख रहे हैं मुझे, एक बार और चेक ही कर लो यार। प्रतीक के बाद नहीं है, प्रतीक के बाद नहीं है, प्रतीक के बाद नहीं है, प्रतीक के बाद है, प्रतीक के बाद है, प्रतीक के बाद है, यहाँ नहीं है यहाँ है,
बाकी में तो है नहीं, यहाँ है। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 7। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए इसको देख लीजिए। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक बाद और ठीक पहले, अब यहाँ पर मामला गड़बड़ है। संख्या चाहिए लेकिन इसके पहले भी प्रतीक हो और इसके बाद में भी प्रतीक। ठीक है, मतलब दोनों अगल बगल प्रतीक होनी चाहिए। संख्या इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, कोई मतलब नहीं। संख्या इधर है, इधर नहीं है। संख्या प्रतीक प्रतीक एक, तो ये मिल गया मुझे। संख्या प्रतीक प्रतीक एक, ये वाला भी बन रहा है। ठीक है ना। संख्या प्रतीक प्रतीक नहीं है, संख्या प्रतीक प्रतीक नहीं है, संख्या प्रतीक प्रतीक एक, ये बन रहा। टोटल कितने दिख रहे हैं मुझे? 3। 3 और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह, कहां चला गया? तो साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। काफी अच्छे सवाल अभी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सवाल के सिलेबस में अभी कोई चेंजेस नहीं आया है। सवाल पहले दिन जिस तरीके से आ रहे थे, जिस टॉपिक से आ रहे थे, उसी टॉपिक से सवाल अभी भी पूछ रहा है। हाँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में बदलाव है, तो इसका फायदा भी आप लोगों को मिल रहा है। कारण यह है कि जो पिछले पेपर्स आ चुके हैं, तो जो पहले दिन पेपर देने गया होगा उसको ये पता नहीं रहा होगा कि किस टॉपिक से सवाल पूछेगा, किससे नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ तो आपको ये बात पता है। हाँ, लेकिन जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल भूल मत जाना। उसका कारण यह है कि अगर आप उनको पढ़ के नहीं गए और आपके एग्जाम में आ गया तो दिक्कत में पड़ जाओगे। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।